हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है और एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं। खैर ये वीडियो इतना ज्यादा सीरियस है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो ज्यादा देर यूट्यूब पर टिकेगा नहीं। इनकेस टिक गया तो हो सकता है कि मेरा चैनल ना टिके। आज की इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूँ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, और इसी आइडियोलॉजी ने काफी सारे देश और काफी सारे लोग बर्बाद करके रख दिए हैं। तो वो आइडियोलॉजी कौन सी है, क्या है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपके थोड़े से डाउट क्लियर कर दूं ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो देखो गाइस, बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स चार पार्ट में डिवाइड होती है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कम्युनिस्ट और लिबरल, या फिर बोला जाए तो सेकुलर। ऐसा कहा जाता है कि जो राइट विंग के लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, वो रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब वो ओपन ट्रेड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाहर के देशों से बिजनेस हो। सेकंड नंबर पे आती है लेफ्ट विंग, जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है, जो चाहती है कि देश में चेंजेस होते रहे, जो चाहती है कि डेमोक्रेसी रहे। लेफ्ट और राइट दोनों चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे। उसके बाद आती है तीसरे नंबर पे वो विंग जिसके बारे में इस पूरी वीडियो में बात होने वाली है, जी हाँ, कम्युनिस्ट। बेसिकली कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हर चीज सरकारी हो जाए, किसी भी देश में डेमोक्रेसी ना रहे, आम लोगों के हाथ में पावर है, उस देश में करेंसी बंद हो जाए, बल्कि काम के बदले लोगों को काम मिल जाए। मतलब मैं तुम्हारा काम करूं, तुम मुझे रोटी दे दो, जो पुराने जमाने में हमारे इधर होता था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी के साफ साफ खिलाफ है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप चाइना और रशिया इन दो जगह को देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इसके बाद आती है हमारी आखिरी विंग, जी हाँ, लिबरल विंग, या फिर बोला जाए तो सेकुलर विंग। ये वो लोग होते हैं जो संतुलन लेके चलते हैं। लेकिन तुमको बताना चाहूंगा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम भी समझ सकते हो कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, कौन कम्युनिस्ट है। बाकी अगर नहीं समझे हो तो वीडियो खत्म होते होते समझ जाओगे। गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। एक रशियन एजेंट था जिसका नाम था यूरी बिस्मिनोव। It's the same pattern everywhere. The time bomb is ticking with every second. ये बंदा 1963 से 1970 तक इंडिया में रहा था। बेसिकली इसको सोवियत यूनियन ने भेजा था कि जाओ इंडिया में जाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ। ये इंडिया में सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने आया था। No one is able to come to sensible conclusions. ये तकरीबन 6 से 7 साल तक इंडिया में रहा। यहाँ पे इसने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन बाद में इसको समझ में आ गया कि ये जिस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा है वो आइडियोलॉजी आगे चल के इसी की जान ले लेगी। और क्यों ले लेगी ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे विजनोम को ये सब पता चला, उसने सोच लिया कि अब वो इंडिया छोड़ेगा, ना वो रशिया जाएगा ना वो इंडिया में रहेगा, वो चला जाएगा यूएसए। और ये भाग गया यूएसए। यूएसए भागते ही भाई ने शुरू कर दिया इंटरव्यू देना। इसने शुरू कर दिया सोवियत यूनियन के राज खोलना। The demoralization process in the United States is basically completed already. एंड हाँ गाइस, जब मैं सोवियत बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तकरीबन इसने यूएसए में 2 से 3 साल तक इंटरव्यूज दिए। उन इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू जो काफी ज्यादा मेन था वो था इंडिया को लेके। यूरी ने उस इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाहती थी कि वो इंडिया को डिस्टैब्लिश कर दे, और इसीलिए उन्होंने यूरी को इंडिया में भेजा था। ये इंटरव्यू आज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस मैं उनको सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। Such sensitive areas as defense and economy. यूरी ने काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी 1970s में, जो आज की डेट में भी काम कर रही है इंडिया में। और ये सारी चीजों के डॉट्स मैं आपको आगे चल के कनेक्ट करके बताऊंगा। खैर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मेनली 4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि यूरी ने क्या क्या कहा था। यूरी ने अपने इंटरव्यू में बेसिकली 4 पॉइंट्स कहे थे, जिसमें साफ साफ क्लियर हो गया था कि किस तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था। पिंडां वाले वीरों, शहरां वाले वीरों ते माइयों भाइयों, एक गल चेते रखियो, सबर बहुत कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज वो चारों पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। नंबर 1, यूरी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग सबसे पहले किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उस कंट्री में वो मेन पावर्स होल्ड करने वालों में अपनी आइडियोलॉजी के लोग बिठाते हैं, जैसा कि इंडिया में भी हुआ। कैसे, आगे समझ आएगा। यूरी ने साफ साफ बताया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के कुछ अमीर लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट में हद से ज्यादा इन्फ्लुएंसिव पीपल बिठा रखे थे। जिसमें मैं आपको अमेरिका की एक रिपोर्ट भी बताना चाहूंगा, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि 1970 में 40% से ज्यादा एमपी सोवियत फंडेड या फिर कम्युनिस्ट फंडेड थे। 40% से ज्यादा एमपी। स्टेप 2 में यूरी ने बताया कि ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 साल का टाइम लगता है। Is the slow process which we call either ideological subversion. इस प्रोसेस में जिस भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना होता है उस कंट्री की यूथ को टारगेट किया जाता है, और यूथ को टारगेट करने में लगभग 15 से 20 साल लगते हैं, ऐसा यूरी ने बताया। Process which goes very slow and it's divided in 4 basic stages. इस स्टेप में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग यूथ को ये समझाते हैं कि भाई जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उस कंट्री में एकदम सब कुछ बेकार है, घटिया है, जो चीज आज की डेट में रवीश कुमार साफ साफ कर रहा है। खैर यूरी ने बताया कि इस प्रोसेस में किसी भी यूथ को इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो जिस कंट्री में रह रहा है वो एकदम बर्बाद है, जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उसके एंसेस्टर्स एकदम बर्बाद है, जिस कंट्री में तुम रह रहे हो उसका रिलीजन एकदम बर्बाद है, उसकी कल्चर एकदम बर्बाद है। इस तरीके से माइंडसेट चेंज किया जाता था एक यूथ का उस देश को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जानती थी कि भैया ये जो यूथ है ना, जो आने वाले 10-20 साल बाद कोई ना कोई पावर होल्ड करेगी। जो आरएसएस है वो ऑथोरिटेरियन है, फैसिस्ट है।
और जो अपने आप को कम्युनिस्ट कह रहा है उसको एनी हाउ डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में यूरी ने बताया कि वो जब भी किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले उस जगह के बॉलीवुड स्टार्स को, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को और मीडिया हाउसेस को खरीदते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं है, जावेद अख्तर आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मैं फिल्म मेकर्स का एग्जांपल देना चाहूँ तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि तुमको भी पता है किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था 1970 से लेकर 2014 तक। इसके अलावा मीडिया हाउसेस की बात करें तो द हिंदू, टाइम्स, ऐसे कई अखबार थे भाई जिसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने फंड किया था। और हाँ, थोड़ी देर पहले रवीश की बात निकली तो आपको पता होगा कि जो एनडीटीवी का फाउंडर है वो 1970s में एक हार्डकोर कम्युनिस्ट था। इसके बाद यूरी ने अगले स्टेप में बताया कि जिस देश को भी बर्बाद करना होता है, डिस्टैब्लिश करना होता है, उस देश के फॉरेन रिलेशंस खराब होना जरूरी है, क्योंकि वो ओपन ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कम्युनिस्ट लोग ओपन ट्रेड को सपोर्ट नहीं करते थे, तो ये चाहते थे कि किसी भी देश के फॉरेन रिलेशन कुछ भी करके खराब हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो। यूरी ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि ये लोग चाहते थे कि दो देश जो आपस में नाइबर्स हैं वो आपस में लड़ते रहे। और इंडिया पाकिस्तान से बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं तुमको मैं। इसके बाद मेन 2 पॉइंट थे जिसके बारे में यूरी ने एक्सप्लेनेशन दिया था। पहला कि कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम, जिसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हिस्ट्री तुमने खुद पढ़ी है कि क्या पढ़ाया गया है तुमको। जेएनयू जामिया इस्लामिया में क्या हरकतें हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं, किस तरीके से इन्हें एजुकेशन सिस्टम को पकड़ के रखा है। दूसरा पॉइंट था डिवाइड द कंट्री। अमेरिका में काले गोरे के नाम पे डिवाइड किया गया और इंडिया में दिखे रहो हिंदू मुस्लिम। तो ये चीज भी क्लियर रखना कि ऐसा हिंदू मुस्लिम क्लैश इतना ज्यादा नहीं था जितना ये आइडियोलॉजी को पुट करने के बाद हो गया। खैर, अब मैं थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा करो। हिस्ट्री पढ़ोगे, अच्छे लोगों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुमको काफी ज्यादा काम आएगा, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। और मैं तुम्हें कुछ बुक्स भी सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि इंडिया आफ्टर गांधी हो गया, इंडिया अनकवर्ड हो गया, रो हो गया। ये वो बुक्स हैं जो तुम्हें पढ़नी चाहिए। इससे काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, तुमको काफी एजेंडे समझ में आएंगे। लेकिन आई नो कि तुम्हारे पास इतना टाइम ही रहता होगा कि तुम बुक्स पढ़ो, तो तुमको एक सजेशन देना चाहूंगा भाई, डाउनलोड कर लो कुकू एफएम। और तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव ऑफर है। 250 लोग, जो पहले 250 लोग होंगे जो इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उन्हें 50% ऑफ मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यूज करके तुम अपनी नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। कुकू एफएम इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में से एक है, जहाँ पे 1000+ घंटों से ज्यादा का कंटेंट है, यानी कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे। और हाँ, बताना चाहूंगा 4.5 स्टार रेटिंग। गाइस, आई नो कि जब भी बुक पढ़ने की कोशिश करते हो तो एकदम बोरिंग सा लगता होगा। सिंपली हेडफोन लगाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, जो बुक पढ़नी है उसकी ऑडियो बुक सुनो, काम करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब काम करते करते तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी। और गाइस, बताना चाहूंगा मेड इन इंडिया ऐप है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो 399 में अनलॉक होने वाली है 199 में हो जाएगी। 250 लोग जाओ, पहले जाओ, फटाफट डाउनलोड कर लो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का, और बताने की जरूरत नहीं है, जाकर डाउनलोड कर लो, नॉलेज बढ़ाओ। तो गाइस, अब टाइम आ गया डॉट्स को कनेक्ट करने का। तो गाइस, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि 1970s में क्या हुआ था, जब से ये यूरी आया है, जब से ये प्रोपेगेंडा फैलना शुरू हुआ है। आप जब सर्च करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 1970s के टाइम ही सबसे ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट किया गया था। मतलब प्राइवेट कंपनीज को खत्म करके उन्हें गवर्नमेंट बना दिया गया था। एग्जाम्पल के लिए एयर इंडिया, जिसको आज दोबारा प्राइवेट किया जा रहा है। और ऐसा किसने किया था? हाँ, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। But this is the first time we meet together in Delhi to give new meaning and purpose. प्राइवेट होती है ना, तो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। लाइक तुम ट्रेन में विदाउट टिकट जा सकते हो, लेकिन तुम बस में नहीं जा सकते। तो इधर पॉइंट ये बनता है कि प्राइवेट चीज ज्यादा फायदा दे सकती है किसी भी चीज को। तो सोचो 1970s में जब हम एक ओपन इकोनॉमी नहीं थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, हम तुरंत ही आजाद होके आए थे, तो हमने हर चीज गवर्नमेंट क्यों कर दी थी? इतना फंड कहाँ से आया होगा? जी नहीं, कोई फंड नहीं था, देश को बर्बाद करना चाहते थे ये। ना शोरली, अब तुम यही बोलने वाले हो कि सम्राट तूने दुनिया भर की बात बता दी, हिस्ट्री बता दी, इंटरव्यू हमने सब मान लिया, लेकिन इन सब से हमारा क्या काम? ये सब सुन के हम करेंगे क्या? क्या फायदा है? तो बताना चाहूंगा, तुम अब करेक्ट करोगे भाई। किसान प्रोटेस्ट पे किस चीज को सबसे ज्यादा गाली दी जा रही थी? क्या मतलब आप लोग की खेत पर नजर है, अंबानी अडानी को खेत दे दिया जाए? बिल्कुल, आने वाले समय में जय बानी डानी हमारे खेतों में चलेंगे, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो आप लोग क्या करें? किसान आंदोलन में रिलायंस जियो का बाइकआउट। अंबानी अडानी से नाराज है किसान। फूके जा चुके हैं अंबानी अडानी के पुतले। अंबानी अडानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 1970 में इतना इन्फ्लुएंस रख सकती है, इतना पैसा रख सकती है कि होल्ड कर सके बड़ी बड़ी चीजों को, तो क्या तुम्हें नहीं लगता आज के जो प्रोटेस्ट हैं उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो चाइना और रशिया में वो इन्फ्लुएंस कर सकती है? जैसा मैंने तुम्हें बताया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने मीडिया हाउसेस को खरीद के रखा था, जिसका लाइव एग्जांपल अभी का है, जब चाइना ने अपने 100 साल पूरे किए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के। जबकि चाइना में मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। चाइना ने कोविड वेव में जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। देश में क्या महामारी फैलाई है बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद भी द हिंदू पेपर चाइना के 100 साल के सेलिब्रेशन को ग्लोरीफाइड करके बताता है।
खैर पॉइंट पे आता है, चाइना हमसे कई गुना ज्यादा समझदार है गाइस, और चाइना ये बात जानता है कि फ्रंट वॉर वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रंट वॉर अगर करेगा तो दूसरी कंट्रीज आ जाएंगी सपोर्ट में, और ये होने नहीं देंगी। फ्रंट वॉर की शुरुआत अगर चाइना करेगा तो डेफिनेटली चाइना का और ज्यादा बॉयकॉट हो जाएगा। इसीलिए चाइना और रशिया जैसी कंट्री जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलती है, फ्रंट वॉर नहीं खेलती, बिहाइंड द मास वॉर खेलती है। मतलब कि तुम्हारे लोगों को तुमसे लड़ा देगा, गृह युद्ध हो जाएगा, घर में कलेश हो जाएगा, तो जरूरत ही नहीं ना उसको आने की, जिसके बारे में बिपिन रावत जी भी बोल के गए थे। अब पॉइंट ये उठेगा कि सम्राट भाई तुम्हें जब इतना सब पता है कि इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, डेफिनेटली पता है। 2016 से पता था कि उमर खालिद के कहाँ लिंक से कुछ हुआ, कोई अरेस्ट कर पाया? अभी शाहरुख खान वाली नोटंकी चली थी कि थूक दिया। मैं सीरियसली उस चीज के ऊपर कमेंट नहीं किया, क्योंकि ठीक है भैया बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब थूकने की बात चल रही है तो थुगली की जमात को कैसे भूला जा सकता है? उस जमात के जो लीडर थे मौलाना साहब, के आज तक उनको अरेस्ट कर पाई इंडियन गवर्नमेंट? आज शाहरुख खान को लेकर आउटरीच हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी है। मौलाना साहब को हाथ तक नहीं लगा पाया अभी तक। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी मुझे पता नहीं। खैर वो सब भी पुराने मुद्दे होगा, चलो नए मुद्दे के बारे में बात करते हैं। हाल ही में 17-18 साल की बच्ची थी जो तमिलनाडु के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रही थी, मिशनरी स्कूल में पढ़ रही थी। वो ओपन स्टेटमेंट दे के मरती है कि मैं इसलिए सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि इस स्कूल के लोगों ने मुझे कन्वर्ट होने पे प्रेशर बनाया था। उसका ओपन स्टेटमेंट था, उसकी फैमिली का ओपन स्टेटमेंट था, जिसके बारे में काफी सारी बातें हुई। इनफैक्ट हमने खुद ट्रेंड चढ़ाया था नेशन विद लावण्या, जिसमें काफी बड़े बड़े लोग आए। इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड हुआ, वर्ल्ड में नंबर 2 ट्रेंड हुआ। पूरा इंडिया लावण्या के बारे में बात कर रहा था। उसी बीच ये लावण्या का मैटर चल रहा था। उसी बीच गुजरात का एक लड़का जिसका नाम था किशन भरवाड़, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट करी थी कुछ दिनों पहले। उससे ऑफेंड होकर उन्हें कुछ लोग गोली मार जाते हैं। वो मुद्दा भी हाईलाइट होने लगा, लावण्या का भी और किशन भाई का भी। ये मुद्दे हाईलाइट हो ही रहे थे, काफी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। उसी बीच एक कंट्रोवर्सी आती है जिसका नाम हो जाता है हिजाब कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें लोग लावण्या को भूल जाते हैं। बच्ची ने सुसाइड कर लिया कन्वर्ट होने के चक्कर में। यार लोग इस कंट्रोवर्सी में इतना पागल हो गए हैं कि किशन भरवाड़ को भूल गए, जिसकी 20 साल की एक बच्ची है यार। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं बोल रहा कोई इस बारे में? कैसे बोलेगा? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की जो मीडिया पोर्टल्स है ना, उन्होंने जो नैरेटिव बनाना सीखा वो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। खासकर तुम्हारा सो कॉल्ड राइट विंग। ये शाहरुख खान को टारगेट कर सकता है, मौलाना साहब को नहीं, तौफीक रजा को नहीं। तो प्लीज ये चीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुद को राइट लेफ्ट ये कहना बंद कर दो। ना तुम राइट हो ना लेफ्ट हो, तुम हो लिबरल, और अगर लिबरल नहीं हो तो तुम हो एक्सट्रीम। और एक्सट्रीमिज्म को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता भाई, चाहे वो हिंदू में हो मुस्लिम में, कभी सपोर्ट नहीं करता। कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि स्कूल में हम हिजाब पहन के जाए कि नहीं जाए, मतलब हम पहन के जाएंगे, हमारा अधिकार किस जगह लिखा है भैया अधिकार है यार? वो तुम्हारे धर्म के जो स्कूल होते हैं मदरसा वगैरह उसमें पहनो, तुम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक स्कूल जिसमें यूनिफॉर्म चल रही है उसमें तुम कैसे पहन सकते हो भाई? ये बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बना दिया गया। मतलब यूनिफॉर्म का आविष्कार इसलिए किया गया था भैया कि सब एक जैसे लगे, लेकिन नहीं, तुमको हिजाब पहनना है, तुमको अपने रिचुअल्स फॉलो करने। स्कूल में पढ़ने जाते हो, नौटंकी करने जाते हो भाई। 2017 या 18 की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, हमारे इधर शहर की बात है विदिशा की। यहाँ पे एक स्कूल है जो मिशनरीज का स्कूल है। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि भैया हमको यहाँ पे भारत माता की आरती करने दो। भारत माता को मतलब रिलीजियस चीज तो है नहीं, नेशनलिज्म वाली चीज है। हमने छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि भारत माता की आरती करने दो। इन मिशनरी स्कूल वालों ने लिटरली वो चीज नहीं होने दी, और जो बंदों ने आरती करने की कोशिश करी ना उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब वो अपने स्कूल में नेशनलिज्म फॉलो नहीं होने दे रहे। राखी पहन के नहीं जा सकते तुम इन मिशनरी स्कूल्स में, टीका लगा के नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जो एक नॉर्मल स्कूल है जिसको गवर्नमेंट चला रही है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, इन सब में जाके तुम्हें नौटंकियां दिखा, पढ़ाई छोड़ के सब करवा लो तुमसे। और भैया चलो ठीक है, मैं मान गया भैया हिजाब पहनना तुम्हें। ये जो फोटोज आ रहे हैं हमारे सामने, इसमें क्या पूरा बुरखा पहन के जा रहे हैं भाई। मतलब वो सोचने वाली बात है कि लड़ाई होनी चाहिए भैया एजुकेशन को लेके कि भैया अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ लड़ाई हो रही है हिजाब को लेके। पहले प्राइवेट स्कूल तुम्हारी फीस में मारेंगे, ट्यूशन टीचर तुम्हारी मारेगा, प्राइवेट टीचर तुम्हारी मारेगा, होमवर्क मारेगा, ये सब मुद्दे हटा दो भाई। अभी लड़ाई हमें करनी है हिजाब के ऊपर। अभी इस चीज में देख रहा हूँ कि काफी लोग ट्विटर पे ये चीज लिख रहे हैं कि जैन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, या बोला जाए तो हमारा ही पंथ है, काफी लोग लिख रहे हैं कि भैया अगर जैन लोग भी कहने लगे कि हम बिना कपड़ों के जाएंगे। पहली चीज तो जैन लोग नहीं कहते, हमारे गुरु हैं, हम उन्हें विद्यासागर जी कहते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, और हम उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो त्याग करते हैं। हमारे में नागा साधु होते हैं, वैसे विद्यासागर जी भी होते हैं। लाइक अब लोग किसी की तपस्या को एज अ जोक ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, जैनिज्म को कहने का मतलब क्या बनता है? एक वर्ल्ड वाइड माइनॉरिटी है जो लोगों से कुछ नहीं कहती, लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं। मेरे मोहल्ले में तो बहुत है, नहीं लड़ते झगड़ते भाई, क्लियरली बोल रहा हूं। आप उनका या फिर नागा साधु का एक मजाक बनाने का ट्राई कर रहे हैं, एक नौटंकी के पीछे, जिस नौटंकी को मैं सीरियसली नहीं लेता। ये हिजाब पहन के जो पहनना है पहनो भाई, जो पहनना है लिटरली पहनो। मतलब स्कूल का तमाशा बना दो, सर्कस बना दो। पेंगुइन बन के आना, पेंगुइन बन के आओ, क्लियरली बोल रहा हूँ। इंसान बन के आना, इंसान बन के आओ। इंसान से पेंगुइन बनना है, पेंगुइन से इंसान बनना है, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रियंका जी बोलती बच्चे का मन है वो बिकनी पहन के आए या फिर हिजाब पहन के। सीरियसली बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बोलना नहीं चाह रहा। मेरे को यही पूछना है कि स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई कुछ, क्यों कोई कुछ भी क्यों पहन जाएगा भाई? हम सारा कलर उतर जाता था ना हमारे पैंट का, तो हमको मास्ता मार के भगा देते थे। और या नौटंकी अलग चल रही है भाई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जिसको मनुष्य बनना है मनुष्य बने, जिसको पेंगुइन बनना है पेंगुइन बने। लेकिन
कर्नाटक के लौंडे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको फुल सपोर्ट है। बहुत देख ली नोटंकी, मुझे मालूम है ये जूबियर पंचड़ वाले ये सब लोग अभी शुरू कर देंगे, मॉब ने ऐसा कर दिया, टेरर फलाना ढिमका, चलते रहने दो नोटंकी। तुम्हें फुल सपोर्ट है अपना। खैर इस मुद्दे को मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किया कि तुम्हें बताना चाहूंगा 2 लोगों की जाने गई हैं, वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है, सो कॉल्ड राइट विंग, इसकी आइडियोलॉजी की बातें किस तरीके से दब जाती है जब लेफ्ट विंग या फिर कम्युनिस्ट एक प्रोपेगेंडा चला देते हैं। ये हिजाब वाला आपने देखा। आज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप समझ पाएं कि किस तरीके की आइडियोलॉजी आपके आसपास घूम रही है, वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, क्यों चाइना के आइटम्स को आपको सपोर्ट नहीं करना है। ये सब चीजें आपको क्लियरली समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप तैयार रहिए 25-30 साल के अंदर जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, वो अभी मजाक लग रही होंगी, एकदम सीरियस होकर बता रहा है। 25-30 सालों के अंदर तुमको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो का शेयर होना। पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। अगली वीडियोस में कोशिश करूंगा थोड़ी सी फनी बनाने की। साथ ही साथ तुमसे पूछना चाहूंगा, कुछ वीडियोस में सीरियसली ये बात मैंने कभी की नहीं, कुछ वीडियोस में मेरे को स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वीडियोस में कुछ चीजों के बारे में बात होती है जिसके बारे में सुनना नहीं, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दैट से कुछ लोग अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या मैं पैट्रियन शुरू कर दूं? पैट्रियन जिसमें तुम लोग डोनेट करते हो। अगर तुम लोग जॉब मॉब करते हो, सच में पैसा ऐसा कमाते हो, तो मुझे बता दो तो मैं शुरू करूँ। तो इससे क्या रहेगा कि मेरे को स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट कर दूंगा और तुमको भी थोड़ी वीडियो स्मूथ लगेगी। तो मुझे बता दो, अगर हाँ तुम लोग करते हो, पैसा वैसा करते हो, कमाते हो, स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बिल्कुल मत करना। तुम सीरियसली किसी जॉब में हो या फिर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तुम्हारा बाप बहुत पैसा कमा रहा है, तो मुझे बता देना, तो अपन उस हिसाब से शुरू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बाकी तो सब सेट है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, 1 लाख कर दो भाई, 2-2.5 हज़ार फॉलोअर बचने लग रहे हैं। बाकी ट्विटर पे फॉलो कर लो, कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। 250 लोगों को पता है ना 50% ऑफ।